चैप्टर 41 अ विलेज गर्ल। नमस्ते नाना जी। विजय बाइक से उतरा और अपने नाना जी के पास गया। विजय, नाना जी उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम यहाँ अचानक क्यों आए हो? तुमने मुझे पहले सूचित क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी नानी से कहकर तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनवाता। अरे ठीक है नाना जी, कुछ भी चलेगा, विजय ने तुरंत कहा। इसके बाद वो घर में अंदर घुसे और विजय ने अपनी नानी को खाना बनाने में मदद की। फिर वो एक लकड़ी की मेज के चारों ओर खुशी से बैठे और एक साधारण दोपहर के भोजन का आनंद लिया। विजय, आजकल सब कैसा चल रहा है? काम में सब कुछ ठीक है? नाना जी ने पूछा। नाना जी, मैंने कुछ दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। हाल ही में मेरी कुछ अमीर मालिकों से जान पहचान हुई है और अब हम देसी औषधियों का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ उसी के संबंध में एक जगह का निरीक्षण करने आया हूँ। नाना जी ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर उसने खुश होते हुए कहा, बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। ये अमीर मालिक महत्वपूर्ण लोग हैं। तुम्हें इन संबंधों को संजो कर रखना चाहिए। विजय बेटा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम किस तरह की जगह की तलाश कर रहे हो? मैं औषधीय जड़ी बूटियों के बागान के लिए जमीन की तलाश कर रहा हूँ। बागान? नाना जी को एक विचार आया। क्यों ना तुम पहाड़ों में जाकर कोई जगह देखो, वहां जड़ी बूटियों के लिए सही वातावरण मिल जाएगा। अच्छा, मैंने अभी तक उस जगह का निरीक्षण नहीं किया है। मैं बाद में जाकर अच्छी तरह से देखूंगा। ठीक है। दोपहर के भोजन के बाद विजय ने नाना और नानी को अपने बैकपैक से स्वास्थ्य देखभाल औषधि की कई बोतलें दी। यह औषधि बुजुर्ग लोगों के लिए असाधारण पोषण पूरक थी। विजय, यह तो बहुत महंगी होगी, है ना? तुम अगली बार हमारे लिए ऐसी कुछ चीज मत लाना, नानी ने बड़े प्यार से कहा। नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसे तो मैंने खुद बनाया है। मैं आजकल देसी जड़ी बूटियों की पढ़ाई और उनसे इलाज के बारे में सीख रहा हूँ। उन्हीं से सीखने के बाद मैंने इसे बनाया है। मैं इन्हें बड़े मालिक लोगों को बेचता हूँ। इनका असर बहुत प्रभावी है, तो वो लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेते हैं। सचमुच? नाना जी को शक हो रहा था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। नाना जी ने संदेह से बोतल के ढक्कन को खोला और उसमें से एक लंबी घूंट मार ली। अगले ही पल उनका पूरा शरीर कांप उठा और उनकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुल गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। औषधि उनके मुंह में ठंडी थी, लेकिन उनके पेट तक पहुंचते ही उबलने लगी। यह ऊर्जा की गर्म धाराओं में बदल गई, जो उनके पूरे शरीर में फैल गई। उनका पूरा शरीर पिघलने लगा और यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। वो इस पल का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी भावनाएं प्रफुल्लित हो गईं। विजय, यह अविश्वसनीय है। सच में तुम्हारी औषधि अद्भुत है। मैंने कई वर्षों से इतना ऊर्जावान महसूस नहीं किया है, लेकिन अब मेरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। इसके बाद वो खड़े हुए और अपने शरीर को फैलाते हुए एक अंगड़ाई काटी। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मैं पहले से कुछ साल छोटा हो गया हूँ। विजय, यह तो कमाल हो गया। इस प्रतिभा के साथ तुम्हें कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नानी जी भी गर्मजोशी से मुस्कुरा दी। विजय बेटा, मैं तुम्हारी प्रतिभा के लिए बहुत खुश हूँ। नाना नानी के साथ कुछ और बातचीत करने के बाद विजय घर से बाहर निकला और गांव के आसपास किसी अच्छी जगह की तलाश करने लगा, जहां जड़ी बूटियों के लिए अच्छा वातावरण हो। पापड़ा गांव एक पर्वत श्रृंखला की जड़ों में बसा हुआ छोटा सा गांव था। इस क्षेत्र की भूमि में ऊर्जा का प्रवाह नगीना गांव या शहर की तुलना में बहुत अधिक था और औषधीय जड़ी बूटियों के रोपण के लिए यह एक उपयुक्त स्थान हो सकता था। यह तय रहा, मैं यहीं औषधीय जड़ी बूटियों का बगीचा स्थापित करूंगा। यह गांव के लोगों के लिए भी। एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर अपना मन बना लिया और आसपास के वातावरण को देखा। लेकिन मुझे पहले गांव के बुजुर्गों और परिषद के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। वो मुड़ गया और पहाड़ी से उतरकर वापस गांव की ओर चला गया। गांव की ओर जाने वाले चौराहे पर उसने एक सुंदर परछाई को अपनी ओर आते देखा। वो लगभग 17 या 18 वर्ष की एक लड़की थी। उसने सादा सिंपल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इससे उसकी सुंदरता में बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका शरीर पतला था और उसके स्याहीदार काले बाल झरने की तरह थे। जब पहाड़ी की हवा बहती तो वो नृत्य करने लगते। सूरज के नीचे उसका चेहरा गुलाब की तरह सुंदर और शुद्ध था, या एक परी की तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जो स्वर्ग से इस नश्वर कामे दुनिया में उतरी हो। विजय दंग रह गया और चलते चलते रास्ते पर रुक गया। यार, उसका मुंह अपने आप खुल गया। उस युवा लड़की ने भी तब तक विजय को देख लिया था। उसकी भौहें थोड़ी हिली और उसे एक नजर देखा। तभी उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखी। विजय, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसका मासूम चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान आकर्षक थी और उसकी आवाज कोयल की तरह सुरीली थी, जो वसंत हवा के झोंके के साथ किसी का भी दिल छू ले। क्या आप सच में विजय हैं? मैं तो लगभग आपको पहचान ही नहीं पाई। तुम
तुम एक छोटी लड़की से इतनी सुंदर लड़की में कब बदल गई? विजय मुस्कुराया। जैसे ही उसने उसे देखा तो अपने दिल में उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। यह वही छोटी लड़की थी जिसने बचपन में टोकरी पकड़ी थी और वो खेतों से आलू खोदकर उसमें डाल रहा था। पलक झपकते ही वो एक सुंदर युवा लड़की बन गई थी। उसकी सुंदरता पहाड़ों के इस छोटे से गांव की नहीं थी। वो दोनों चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक वो दोनों एक ही समय पर हंसने लगे। विजय ने अवनी के हाथों में लकड़ी की टोकरी देखी और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अवनी ने चुपचाप सिर हिलाया। इसके बाद वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर गांव की ओर चल दिए। आप यहां कब पहुंचे? अवनी ने धीमी आवाज में पूछा। आज दोपहर में, विजय ने जवाब दिया। वैसे अवनी, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? जब अवनी ने यह सवाल सुना तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर कटु भाव थे। क्या क्या बात है? विजय ने पूछा। मैंने स्कूल छोड़ दिया है, अवनी ने कुछ कठिनाई के साथ जवाब दिया। वो उदास लग रही थी। आधे साल पहले पिताजी कुछ काम से पहाड़ों पर गए तो उनके पैर में चोट लग गई। हमने इलाज खोजने की कोशिश में 1 लाख से अधिक रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। हमारे परिवार की सारी बचत खत्म हो गई। हमने उनके पैरों के इलाज के लिए कर्जा भी लिया था, इसलिए मैं आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। माँ को पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। विजय यह सुनकर चुप हो गया। मुझे माफ करना अवनी, मुझे नहीं पता था। उसने लंबे समय के बाद माफी मांगी। कोई बात नहीं, अवनी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। विजय देख सकता था कि उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था और उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके लिए खेद महसूस किया। अवनी एक बुद्धिमान और आज्ञाकारी लड़की थी। उसके स्कूल में रिजल्ट्स अच्छे थे तो उसका मेवात मॉडल हाई स्कूल में आसानी से एडमिशन हो गया। वो उससे 1 साल छोटी थी। जिस समय अवनी का मेवात मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन हुआ था, उससे पहले ही विजय को तनवीर के साथ लड़ने पर स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया था। इसी वजह से वो उससे स्कूल में नहीं मिला था। अवनी के मेवात मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन लेने की बात उसने अपने मामा से सुनी थी, लेकिन उसके पिता की दुर्घटना वाली बात उसने आज पहली बार उसी के मुंह से सुनी। उसकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी से वो एक अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकती थी। अगर उसे स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता तो उसका फ्यूचर ब्राइट था। विजय ने महसूस किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। विजय को चुप होते देख अवनी मुस्कुरा दी। इतनी भी बड़ी बात नहीं, वो बस एक स्कूल था। लेकिन अब मैं कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मैं आपकी तरफ पैकेज पहुंचाने का काम भी कर सकती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पैकेज डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम है। यह जॉब तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, विजय ने जवाब दिया। थोड़ी सी मेहनत क्या है? तुम नटखट लड़की। विजय मुस्कुराया। मैंने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी है। मैं कुछ पैसों के साथ एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। ओह, किस तरह का बिजनेस? जिज्ञासा से पूछने पर अवनी की आंखें चमक उठी। औषधीय जड़ी बूटियां। मैं यहाँ पापड़ा गांव में एक बगीचा लगाने की सोच रहा हूँ। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं। इसके लिए तो आपको बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना? सच में, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं कुछ अमीर बिजनेस टाइकून्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विजय ने कहा। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है, अवनी ने उत्साह से कहा। तो आपको फ्यूचर में मुझे काम पर रखना होगा। मैं बहुत मेहनती हूँ। मूर्ख लड़की, तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। अगर तुम डिग्री ले लेती हो तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। लेकिन अवनी ने अपना सिर नीचा किया। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी की चोट की जांच करूंगा। मैंने हाल ही में कुछ मेडिकल स्किल्स सीखी हैं, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, विजय ने कहा। हमने पहले पिताजी को हॉस्पिटल में दिखाया था, यहाँ तक कि गुड़गांव शहर की बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन कहीं भी उनका इलाज नहीं हुआ और ना ही कोई दवा काम आई। इसी चक्कर में हमने बहुत सारा कर्जा भी लिया था, अवनी ने निराशा से कहा। मैं फिर भी उन्हें एक नजर देखना चाहता हूँ, विजय ने जवाब दिया और तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो पहाड़ी चौराहे से नीचे की ओर आ रहा था। आगे सड़क पर मुड़ने के बाद उनको सामने अवनी का घर दिखाई देने लगा। विजय ने देखा कि उसके घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी और उनमें से कई लोग हंगामा कर रहे थे। यह देख उसकी भौहें सिकुड़ गई। इसके अलावा वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थीं, उनमें से एक पुलिस की गाड़ी भी थी। अवनी यह देखकर चिंतित हो गई। वो अपने घर की ओर तेजी से भागी। क्या हो रहा है अवनी? विजय ने पूछा। वो कर्ज लेने वाले हैं। अवनी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें घबराहट और असहायता से भर गई। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों तेजी से उसके घर की दिशा में दौड़ पड़े। अवनी के घर के सामने लगभग पूरा गांव जमा हो गया था। भीड़ के बीच में गुंडों की तरह कपड़े पहने लगभग 10 लोग थे। वो मिलनसार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे।
उनके पीछे दो वर्दीधारी पुलिस अधिकारी थे, जिनके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और मुंह में सिगरेट लिए सामने के दृश्य का मजा ले रहे थे। क्या विजय कर्ज चुकाने में अवनी की कोई मदद करेगा? आखिर क्या होगा जब गांव वालों को विजय के जड़ी बूटियों के बगीचे के बारे में पता लगेगा? आखिर आगे और कौन कौन से इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं विजय की इस दिलचस्प कहानी में? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 42 में पैसे दूंगा। घर के सामने खड़े गुंडों में से एक छोटे कद का आदमी था, जो थोड़ा मोटा और एक मध्यम उम्र का व्यक्ति लग रहा था। उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी नाक छपटी और पूरे चेहरे पर मुहासे फैले हुए थे। उसकी गर्दन में एक सोने की मोटी चेन और 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी। यह मोटा आदमी अवनी के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। उसके सामने एक महिला खड़ी थी और उसके बगल में व्हील चेयर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वैष्णवी और तू श्रीकांत, मेरी बात ध्यान से सुना। मुझे आज किसी भी हालत में अपने 1,50,000 रुपए चाहिए, वरना मैं विक्रांत तुम लोगों के साथ जो करूंगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मोटा आदमी, जिसका नाम विक्रांत था, ने बदतमीजी से कहा। श्रीकांत का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। बॉस विक्रांत, क्या यह संभव है कि आप हमें कुछ और दिन दें? आपको मेरे परिवार की स्थिति पता होनी चाहिए। कुछ और दिन? मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो तूने यही बात कही थी। तुझे और कितना वक्त दूं? विक्रांत ठंडे भाव से हंसा। लेकिन हमारे पास वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, श्रीकांत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कोई और रास्ता नहीं है? क्या तेरे पास खेत का एक टुकड़ा और घर नहीं है? भले ही उनकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तू उन्हें बेचकर एक अच्छी कीमत ले सकता है। अगर हम अपना घर बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? बॉस विक्रांत, आप बड़े दिल वाले सज्जन हैं। कृपया हमें कुछ और दिन दें। हम आपके लिए पैसे इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे, श्रीकांत ने लगभग भीख मांगते हुए कहा। जब गांव की भीड़ ने यह दृश्य देखा तो उन्हें उनके लिए खेद हुआ। आह आह श्रीकांत का परिवार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक खुशहाल परिवार इस तरह कैसे बन गया? आह, मुझे उनके लिए बहुत खेद है। ये विक्रांत बहुत क्रूर है। वो एक तानाशाह की तरह है। मैंने सुना है कि उसने उन्हें केवल इसलिए पैसे उधार दिए क्योंकि उसकी गंदी नजर अवनी पर टिक गई थी और अब वो उनका जीना दुश्वार कर रहा है। अवनी अभी एक छोटी बच्ची है। वो इस जैसे दुष्ट आदमी इससे शादी नहीं कर सकती। गांव वालों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो गुंडों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ असहाय थे। विक्रांत का गांव में आतंक था। पास के कस्बे में उसका एक रिश्तेदार पुलिस में था। अगर गांव में उसके खिलाफ कोई भी जाता तो वो उसे जेल में डलवा देता था। तुझे कुछ और समय देने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू कभी इतने पैसे इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा। चाहे तू खुद को बेच दे, फिर भी तुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। विक्रांत मुस्कुराया। इसलिए मैंने पहले कहा था, तू अवनी को मेरे साथ भेज दे और मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जरा सोचो, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। बहुत सारे लोग मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह मौका तुझे दे रहा हूं, मगर तू इसे अस्वीकार कर रहा है। कहीं तूने अपना दिमाग बेच तो नहीं दिया? ये देखो, मैं तो कागजात भी लाया हूं। अगर तू इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे और अवनी मेरी पत्नी बन जाएगी। फिर तुम लोगों को पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं। विक्रांत ने यह कहते हुए श्रीकांत को कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाए। व्हील चेयर पर बैठे श्रीकांत ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखा और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब उसकी गलती थी। अगर वो उस दिन पहाड़ पर नहीं गया होता, उस दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुर्घटना के कारण उसका परिवार इस हाल में था और वो अपनी पत्नी और बेटी के लिए बोझ बन गया था। उसकी वजह से अवनी ने स्कूल छोड़ दिया। अब वो उसे और कोई नुकसान नहीं होने देगा। श्रीकांत ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में कहा, हम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अवनी हमारी बेटी है। हम उसे तुम्हारे जैसे किसी से शादी करने के लिए नहीं कह सकते। मैं जितनी जल्दी हो सके 1,50,000 रुपए इकट्ठा करूंगा और तुम्हें पूरी राशि वापस कर दूंगा। अगर तुम अब मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो और मेरी बेटी से शादी करने पर जोर देना चाहते हो, तो मैं शायद अभी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। उसके बाद उसने अपने पीछे से एक रसोई घर का चाकू निकाला। विक्रांत ये देखकर कांप गया और एक कदम पीछे हट गया। क्या तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? जल्दबाजी मत कर। किसी पर चाकू तानना कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ? कानून किया करेगा। मैं तुझे मारकर खुद भी मर जाऊंगा। श्रीकांत की गुस्से में आंख फूल गई थी और वो किसी पागल की तरह व्यवहार करने लगा था। ऐसा मत करो, मत करो। विक्रांत जल्दबाजी में पीछे हटते हुए दोनों पुलिस अधिकारियों के पीछे छिप गया। तुम दोनों देख क्या रहे हो? वो दिन दिहाड़े मुझे मारना चाहता है। पुलिस अधिकारियों में से एक ने गुस्से में अपने मुंह से सिगरेट बाहर निकाली।
श्रीकांत, चाकू नीचे रख दे। निशाया ने तुम्हें ये चाह है, नहीं तो मैं तुझे गिरफ्तार कर लूंगा और कुछ सालों के लिए बंद कर दूंगा। आप पहले उसे यहां से जाने के लिए कहें। जब तक वो यहां है चाकू नीचे नहीं रखूंगा। श्रीकांत ने विक्रांत की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा। वैष्णवी यह सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, फिर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों की भीड़ आक्रोशित हो गई। विक्रांत, हमारे पापड़ा गांव से बाहर निकल गई, गांव वाले चिल्लाने लगे। विक्रांत तुरंत गुस्से में लाल हो गया। ये किसने कहा? मुझे गांव से बाहर निकलने के लिए कौन कह रहा है? फिर विक्रांत ने गुस्से में अपने पीछे खड़े गुंडों की ओर इशारा किया। जिसने भी यह कहा, जल्दी से उसे बाहर निकालो। इस धमकी के बाद हंगामा कम हो गया। विक्रांत जैसे गुंडे के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बाबा, माँ, अवनी वहां पहुंच गई थी और भीड़ के बीच से निकलते हुए श्रीकांत के पास गई। उसने तुरंत श्रीकांत के हाथों से चाकू छीन लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? यह सब मेरी गलती है बेटी। श्रीकांत अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की एक लंबी धार बहने लगी। ओह अवनी, तुम यहाँ हो। एक अच्छी लड़की बनो और इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। इसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। विक्रांत उसके पास आया और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मैं अनपढ़ हो सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना है। अगर तुम मेरी पत्नी बनती हो तो मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ खरीद कर दे सकता हूं जो तुम चाहो, अंगूठियां, हार, ब्रांडेड हैंडबैग, कुछ भी। विक्रांत की झुकी हुई आंखों में एक लालची लोमड़ी की तरह चालाकी भरी हुई थी, लेकिन वो दिखावा और बात ऐसे कर रहा था जैसे उससे बेहतर इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। अवनी बेटी, उसकी बात मत सुनो, वैष्णवी ने गुस्से में कहा। चाहे मैं कितनी भी कर्जदार क्यों ना हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को तुम जैसे आदमी के साथ शादी के लिए नहीं कहूंगी। यार धिक्कार है, तुम बीच में क्यों दखल दे रही हो? यह अवनी का खुद का फैसला होगा। बेकार माँ, अपनी बेटी को अपनी पसंद भी नहीं चुनने दे रही। विक्रांत ने ऐसे कहा जैसे वो एक घटिया माँ थी जो अपने बच्चों के फैसले में अड़चन बन रही हो। अवनी वहां चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर खाली और निर्जीव आंखों से अपने बाबा को देखा, जैसे वो कहना चाहती थी इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर उसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए तो उसका परिवार क्या कर सकता था? 1,50,000 रुपए उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो ऐसा लगा कि उसने अपना मन बना लिया था। कांपते हाथों के साथ वो डॉक्यूमेंट लेने आगे बढ़ी। यह देख विक्रांत की खुशी का तो कोई जवाब ही नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। उसका शरीर उत्साह से लगभग कांपने लगा था जब उसने सोचा कि यह खूबसूरत नाजुक सी दिखने वाली लड़की जल्द ही उसकी पत्नी होगी। इस बीच वैष्णवी की आंखें गुस्से से उभरी हुई थीं और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। यार अवनी, क्या तुम सच में उस पर साइन करने वाली हो? भीड़ के बीच से एक शांत लेकिन गहरी आवाज सुनाई दी। अवनी स्तब्ध रह गई और उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया। विक्रांत को गुस्सा आ गया। किस कमीने ने ऐसा कहा? जल्दी से मेरे सामने आओ। सफेद बटन डाउन शर्ट में एक सादा दिखने वाला लड़का भीड़ से बाहर आया। कुत्ते, तू है कौन और क्या तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझे मार दूंगा, विक्रांत ने गुस्से में लगभग गरजते हुए कहा। गांव वालों की भीड़ उसे उत्सुकता से देख रही थी। यह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ओह, मुझे याद आया, वो विजय है, लक्ष्मी का बेटा और देवदत्त का नाती। यह विजय है, मैंने उसे बहुत पहले देखा था, तब वो बहुत छोटा था। विजय आप? अवनी के मुंह से हैरानी में निकला। वो इस वक्त उलझन में थी। अवनी, उस चीज पर साइन मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस समस्या को हल करने में मदद करूंगा, अवनी की ओर बढ़ते हुए विजय ने शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसने मुड़कर विक्रांत को देखा, जिसे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ 1,50,000 रुपए है ना? तुझे पैसे मिल जाएंगे? यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। विजय को इतना पैसा कहां से मिला? मैंने तो सुना है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और अब अपने दैनिक खर्चे के लिए डिलीवरी का काम करता है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? श्रीकांत भी हैरान रह गया। उसने विजय को देखते हुए मजबूरी में सिर हिलाया। वो जानता था कि यह लड़का किसी अमीर परिवार से नहीं था। भला उसके पास 1,50,000 रुपए कहां से आते? हालांकि वो लड़के की बहादुरी से प्रभावित था। विक्रांत को चिंता थी कि इस लड़के के पास वास्तव में कर्ज चुकाने के लिए पैसे हो सकते हैं। तब उसके पास श्रीकांत के परिवार को मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना ही वो अवनी को अपना बना पाएगा। लेकिन जब उसने इस लड़के के बारे में गांव वालों की बातचीत सुनी कि वो सिर्फ एक गरीब डिलीवरी बॉय है, तो उसे राहत मिली और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है और तू 1,50,000 रुपए देने की बात कर रहा है?
हम्फा, तू बस एक गंदी नाली का कीड़ा है और चला था हीरो बनने। अब यहां से चुपचाप निकल और अपने बिल में जाकर घुस जा। मोटे सुअर, ज्यादा बकबक मत कर, तुझे तेरे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, विजय ने सख्त लहजे में कहा। कुत्ते तू, तेरी मुझे सुअर कहने ही हिम्मत कैसे हुई? तूने कभी इतना पैसा देखा भी है? तेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इतना पैसा कभी कभी नहीं कमा पाएगा, विक्रांत ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। फिर वो ठहाके मारकर हंस पड़ा। तुझे बहुत जल्द पता लग जाएगा कि मैंने इतने पैसे देखे हैं कि नहीं, विजय ने शांत भाव से कहा। आखिर विजय क्या करेगा अब अवनी के परिवार का कर्ज चुकाने के लिए? क्या विक्रांत पैसे लेकर गांव से चुपचाप निकल जाएगा, या फिर वो करेगा कोई और तमाशा? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर